Okay, so hi there. My name is Sarthak Agarwal, and this is the series for the introduction to web development. So, before starting with it, let us first understand what is a web or what is a web development. वेब डेवलपमेंट होता क्या है? जब हम बात करते हैं किसी भी वेब की, तो वेब क्या है? अगर एक नॉर्मल टर्म से समझाया जाए तो वेब है जाल, वेब, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो आपस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं शेयरिंग की बात करूँ तो वो बात आती है वो प्रोटोकॉल, जैसे आपने सुनोगे एच टी टी पी प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल्स, एफ टी पी प्रोटोकॉल्स, उनके थ्रू वो बात कर पाते हैं। बट कभी भी आप अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप अपने दोस्त के साथ चैट करते हो तो आपको बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको उस चीज़ से मतलब होता है कि वो किस के थ्रू। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ व्हाट्सएप का, अगर मैं व्हाट्सएप से आपको एक हाई का मैसेज भेज रहा हूँ तो आप रेयरली बहुत ही कम सोचोगे कि वो हाई मैसेज कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करके के जा रहा है एज अ नॉर्मल यूज़र। बट अगर मैं बात करूँ एज ए डेवलपर, वो बहुत मैटर करता है कि वो जो आपका डेटा है वो वन एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है वो कैसे जाएगा। ठीक है, ये बात आता है हमारा प्रोटोकॉल्स का। जब हमारे उस वेब एप्लीकेशन में या किसी भी वेब में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वन एंड से दूसरे एंड पर। बट अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, सो वेब डेवलपमेंट बेसिकली हम इस प्रोटोकॉल्स के बारे में बात नहीं करते। वेब डेवलपमेंट में हम बात करते हैं हमारा जो वेब पेजेस होते हैं, पेजेस मतलब नॉर्मल एक टेक्स्ट पेजेस, वो कैसा दिखेगा। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने आपको व्हाट्सएप से हाई का मैसेज भेजा है, बट वो हाई आपके एंड पर कैसा दिखना चाहिए, कैसा डिस्प्ले होना चाहिए, वो कितना ईजी होना चाहिए आप ताकि उससे इंटरेक्ट कर सको। एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का। हम डेली टू डेली लाइफ में अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनकी हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन वेबसाइट जब हम एक्सेस करते हैं तो हम उसका कुछ amazon.com या कोई यूआरएल होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। बट जब हम उसको एक्सेस कर लेते हैं उसके बाद कोई एक पेज हमारे सामने खुल के आता है जिसे हम कहते हैं वेब पेज। वेब पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं और बहुत सारी कई सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो चीज़ें बताती हैं कि वो वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। और जब हम किसी भी लिंक पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट सिंपली मीन्स कि हम उससे पूरा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो मेरा रिक्वेस्ट है मैं वेबसाइट को दे रहा हूँ और बैकएंड पर एक कोई रिस्पॉन्स बन करके मेरे को शो हो रहा है। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल, अगर हम अपना अमेज़ॉन वाला ही कंटिन्यू करें तो अमेज़ॉन में अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो हम उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक दूसरा पेज ओपन होकर आता है जिसमें वो सारी डिटेल्स बताई जाती है कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट की आईडी है, और जितनी भी डिटेल्स होती है, लेट्स से इट इज़ साइज, इट इज़ विथ, इट इज़ क्वालिटी, इट इज़ क्लोथ, और वट एवर द थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट इट्स प्रेजेंटेड इन दैट वेब पेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ वेब यानी ऑनलाइन कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो जो हमारा वेब पेज है वो अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। ठीक है, दिखने में ऐसा हो कि यूज़र को लगे वो यूज़र फ्रेंडली है, कि वो इसलिए उसको ईज़िली यूज़ कर पा रहा है, ईज़िली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस। अच्छा, अब हमने बात तो कर ली कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, व्हाट इट इज़, बट एक्चुअल में बनता कैसे है? द क्वेश्चन इज़ हाउ इट इज़ मेड। सो हियर कम्स द पार्ट ऑफ कोडिंग। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल वेब पेज की, सो आप सबने एक बहुत फेमस कोडिंग लैंग्वेज, या मैं एक सिंपल बोलूँ लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज सुनी होगी जिसे हम कहते हैं एच टी एम एल। एच टी एम एल इज़ नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मदर फॉर, यू कैन से सिंपली, इट इज़ द मदर फॉर द वेब डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और आपके पास अगर कोई अच्छा वेब ऐप नहीं है, मतलब अगर आपने अच्छा एच टी एम एल कोड नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि वो वेब एप्लीकेशन है। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें एच का पार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ एच की, तो एच अगेन स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग सिंपल ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट, कोई भी अगर मैं कोई लिंक एक्सेस कर रहा हूँ या कोई भी वेब एप्लीकेशन को ऑनलाइन एक्सेस कर रहा हूँ तो एक हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक को हम सिंपली बोल सकते हैं एक यूआरएल। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिस पे कोई भी क्लिक करता है तो क्लिक करते ही एक वेब पेज खुल करके आता है। तो हम कह रहे हैं कि वो जो वेब पेज खुल करके आएगा वो कैसा दिखना चाहिए, वो हम किसके थ्रू बता पा रहे हैं? अपने एच कोड के थ्रू। एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, बूट स्टैप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम उस वेब पेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू यूज़ बना सकते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, किसी कंपनी के लिए बनाते हो, अपने लिए बनाते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी अच्छी है, कितनी यूज़र फ्रेंडली है, ताकि जो लोग उसे यूज़ करेंगे उनको इतनी दिक्कत ना आए। अगर आप यही सोचो, अगर अमेज़न में आपको बता दिया जाए कि बटन एक अगर आपको बटन क्लिक करना है तो उससे पहले 10 पेजेस पर जाना पड़ेगा। 10 पेजेस जब आप क्रॉस करोगे उसके बाद जो 11th पेज होगा उस पे जाकर के आपको कोई बटन मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आप भी सोचोगे कि इतना लंबा प्रोसेस है, सो इन दैट केस यू विल ऑल्सो रिजेक्ट द प्रोसेस एंड यू विल से दैट इट इज़ नॉट अ यूज़र फ्रेंडली प्रोजेक्ट। और आज के टाइम पर पे नोबडी हैज़ दैट मच टाइम कि कोई इतना वेट करे। नोबडी हैज़ पेशेंस, नोबडी हैज़ टाइम। सो आपका जो वेब पेज होता है या जो भी आपकी वेबसाइट होती है वो कितनी अच्छी है, कितनी असली डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम बैक चलते हैं अपने कोर्स पर। हमने अभी तक के लिए क्या क्या समझा कि क्या वेब एप्लीकेशन होती है, क्या वेब डेवलपमेंट होता है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने एक पीपीटी ऑन की हुई है जो हेडिंग दे रही है आपको, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एचटीएमएल, दिस फाउंडेशन लैंग्वेज फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम इसको मदर भी कहते हैं या फिर हम इसको बैकबोन भी कह सकते हैं किसी भी वेब डेवलपमेंट का। एंड इन दिस कोर्स वी विल कवर द एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट। कोशिश करेंगे कि जो हमारा एचटीएमएल का पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो एचटीएमएल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस बनती हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इट यूजेस टैग्स टू स्ट्रक्चर कंटेंट। जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो भी कंटेंट बना रहे हो, उसको जो स्ट्रक्चर किया जाता है वो आपके एचटीएमएल के थ्रू ही किया जाता है। मीन्स आपको बेसिकली एचटीएमएल में जब हम बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड कोडिंग नहीं आती है। जैसे कि आपने अगर अदर लैंग्वेजेस सुनी होंगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जिस तरीके की लॉजिक बिल्डिंग उसमें की जाती है, in HTML we do not have that kind of logic building. Here we basically talk about the designing part of the web application or the website. It uses tags to structure content. Basically, and thus we have different tags. We will see it for in the further in the video that what all tags is and how we can use it. But basically tags are like your heading tag, your then the paragraph tag, or you can simply consider a normal web page or a normal page when we write. ओके, डेली टू डेली लाइफ हम अगर कोई भी एक पेज बनाते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें हेडिंग चाहिए होती है, उसमें सेक्शंस हो सकते हैं, उसमें डिविजन्स हो सकते हैं, उसमें पैराग्राफ्स हो सकते हैं, उसमें लिस्ट हो सकती है, उसमें मैं कोई ड्राइंग बना सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें पेज में यहाँ पर भी कर रहा हूँ। देखो, एच टी एम एल बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज़ अ वे थ्रू विच वी आर एबल टू ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू द अनदर पॉइंट। सो एच टी एम एल हमारे लिए ईज़ कर देता है कि मैं जो भी आपका काम है वो अट्रैक्टिव वे में और यूज़र फ्रेंडली वे में, जो भी आपके यूज़र्स हैं, नॉट ओनली दी वन हैंड बट ऑल्सो दी सेकेंड हैंड, बोथ आर easily able to use it. Okay, then it is web building blocks. HTML elements are the building blocks of website. They define the structure and content. Then the browser interpretation. When we talk about different programming languages, other programming languages, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारे पास C होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, सी शार्प होती है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। उसमें बेसिकली कंसेप्ट होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम कुछ नहीं होता है। उनका काम सिंपल इतना होता है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं, देखो, जो हमारी मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, उसे बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच कंटेन्स ओनली ज़ीरो एंड वन। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि ज़ीरो और वन को एज अ ह्यूमन हम याद करने लगे, अगर मैं कह रहा हूँ सपोज किसी का नाम है रोहन, किसी का नाम है, और मैं उसको लिए कह रहा हूँ उसके लिए जो कोड लिखा जाता है बाइनरी में वो है 01 1 0 0 0 2 0 1 0 1। तो अगर मैं ऐसे बोल के एक का नाम बता रहा हूँ रोहन का, आप सोचो दुनिया में कितने सारे नाम हैं, मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि मैं सबके लिए बाइनरी कोड याद कर सकूँ या सबको अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई भी कोड लिखते हैं उसको हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में ही कोड करते हैं। और हमें कोई चाहिए होता है जो काम करे ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर जो मेरी लैंग्वेज, जो मेरी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं सिर्फ क्या समझ सकता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता हूँ, जबकि जो दूसरा है, जो हमारी मशीन है, वो क्या समझ सकती है, सिर्फ ज़ीरो और वन। क्योंकि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ज़ीरो और वन मतलब सर्किट्स बेस्ड है। सर्किट्स में ज़ीरो मतलब होता है ऑफ, वन मतलब होता है ऑन। तो उसको सिर्फ सर्किट्स और करंट्स और फ्रीक्वेंसीज और वोल्टेज सिर्फ इसी पर ही काम करता है। बट उसे ये नहीं पता कि रोहन में आर क्या है, ओ क्या है, एच क्या है। बट एज अ ह्यूमन मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर पे रोहन डिस्प्ले करना है। तो उस केस पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बहुत काम में आते हैं।
ये इन्हीं का मेजर काम यही होता है कि जो भी हम अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोड लिख रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने जो बात करी, ये बात करी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। हालांकि HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML में हमारे पास कंपाइलर इंटरप्रेटर जैसा कंसेप्ट नहीं होता है। हमारा जो HTML में इंटरप्रिटेशन की जाती है, मतलब जो हमारा HTML का कोड है जो उसे रीड करता है, वो हमारा ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे HTML कोड को रीड करके उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको रेंडर करने के लिए अपने इंटायर वेब पेज में। अगर आपको बेसिक आइडिया अगर मैं दूँ तो इट इज़ लाइक, अगर मैं कोई भी, अगर हम अपने वापस पुराने वाले एग्जांपल पे ही आएँ जो अमेज़न का मैंने कहा था, हम सर्च कहाँ कर रहे थे? ब्राउज़र पे कर रहे थे, और वो वेब पेज खुल के भी कहाँ आ रहा था? हमारे ब्राउज़र पे ही आ रहा था, क्योंकि ब्राउज़र ही रिस्पॉन्सिबल है जो भी एचटीएमएल पेज आ रहा है उसको रीड करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए। अगर इसका आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूँ तो आप कोई भी वेबसाइट में अगर जाते हो, मैं आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर राइट क्लिक करके किसी वेबसाइट पे अगर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। उसका सारा HTML कोड दिख जाता है, उसको सारा CSS कोड दिख जाता है। वो होता है जो हमारे ब्राउज़र ने अंडरस्टैंड किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है वेब पेज का। हमने बेसिक समझ लिया कि व्हाट इज़ HTML, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, रियल टाइम पर भी कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे को कोई भी वेब पेज बनाना है या कोई भी वेबसाइट बनानी है या HTML का कोड कोई भी लिखना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी HTML का पेज बनाना है तो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसको आपको हर वेब पेज में फॉलो करना ही करना होता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर बाकी चेंजेस हो जाए, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वेब पेज का, ये रहता ही रहता है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। सबसे पहली लाइन जो आपके HTML कोड में लिखी जाती है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेशन बैक डॉक्यूमेंट टाइप। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। द डिक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द ब्राउजर अबाउट द HTML वर्जन बीइंग यूज्ड। अगर आपने अपने कोड में वो लाइन मेंशन की है तो आपका वेब ब्राउज़र जो भी HTML का लेटेस्ट वर्जन होता है उसको अप्लाई कर लेगा अपने HTML कोड में। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आपकी एप्लीकेशन जितने भी लेटेस्ट वर्जन में नए फीचर्स होंगे HTML5 के, वो भी एप्लीकेबल होंगे आपकी वेब पेज में। देन वी हैव HTML रूट एलिमेंट। रूट यानी जड़, हर चीज़ की जो रूट होती है, बेस होता है। द टैग एनकेप्सुलेट्स ऑल अदर HTML एलिमेंट्स ऑन वन पेज। तो जो हमारा रूट एलिमेंट होता है वो होता है HTML। सबसे पहली लाइन आप लिखते हैं डॉक टाइप, सेकेंड लाइन में आपका आता है HTML टैग। जितना भी आपका बेसिक कोड है, जितना भी आपका एडवांस कोड है या जो भी को आपका HTML का कोड है, इट ऑलवेज कम विद इन साइड द HTML टैग। देन वी हैव हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर वी जनरली कंटेन्स दी मेटा डेटा। अब बात आती है व्हाट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा इज सिंपली डेटा अबाउट डेटा, जो हमें डेटा के बारे में डेटा बता रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा नाम सार्थक है, तो सार्थक क्या है? एक डेटा है। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम सार्थक है, तो ये जो मेरा नाम मैंने जो आगे ऐड किया है, जो मेरे को डेटा के बारे में डेटा बता रहा है कि अगर एक सार्थक है तो सार्थक है क्या, किसी का नाम है। तो ये हमें क्या बताता है? मेटा डेटा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। द कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल एंड कैरेक्टर एनकोडिंग। इसमें हम टाइटल बताते हैं। टाइटल टैग अभी हमें प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बट अभी हम आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइटल की, तो टाइटल में बेसिकली हम बताते हैं जो भी आप टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं वो आपके वेब पेज के टाइटल में मीन्स जब हम कोई भी नया टैब खोलते हैं तो टैब में जो लिखा हुआ आने वाला है आपके वेब पेज में, वो हम लोग टाइटल के अंदर बताते हैं। देन वी हैव बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर आप वो सारा पार्ट लिखते हैं जो आपको वेब पेज के अंदर दिखाना है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी HTML का पार्ट लिखते हैं, कोई भी HTML कोड लिखते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने ही करने होते हैं। पहला वाला ऑप्शनल होता है जो कि डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया, ये मैंडेटरी नहीं होता है। आप इसको रखें या ना रखें, इसके होने ना होने से कोड में इतना कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बट बाकी के जो तीन है, दैट इज़ HTML रूट एलिमेंट, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने HTML रूट एलिमेंट नहीं लगाया है तो आपका कोई भी वैलिड कोड नहीं है। अगर आपने हेड सेक्शन नहीं लिखा है, कोई भी आप मेटा डेटा नहीं बता रहे हो अपने कोड के बारे में, तो वो भी बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। और बॉडी सेक्शन, अगर आपका बॉडी ही नहीं है तो आपको कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा वेब पेज पर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। HTML रूट एलिमेंट, HTML आपको जो हमारा रूट एलिमेंट है वो हमेशा होगा HTML यानी कि टैग। जो हमारा रूट टैग है वो हमारा HTML का रहेगा, उसके अंदर आएगा हमारा हेड
का टैग। हेड टैग के अंदर हम जनरली बताते हैं हमारा कौन कौन सा मेटा डेटा है, कौन कौन सा डेटा है, और उसके बाद आता है बॉडी टैग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिक एचटीएमएल टैग्स पार्ट में। हाँ, अब इस स्लाइड में मैं बेसिकली हम टेस्ट कर लेंगे कि हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने एचटीएमएल का अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वो हम कितना समझ पाए। सो पहला है द रूट एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल टैग, इट कंटेन्स ऑल अदर एलिमेंट। सो कौन सा टैग होता है जिसको हम रूट एलिमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग हमारा रूट एलिमेंट है। सेकेंड, कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज। मेटा डेटा, मेटा इन्फॉर्मेशन जो डेटा बता रहा है हमारी वेबसाइट के बारे में कि हमारी वेबसाइट क्या क्या करती है, तो वो वाला टैग किसके अंदर आता है, हमारा हेड सेक्शन के अंदर या हेड टैग के अंदर। थर्ड है हमारा डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, इट कंटेन्स ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जैसा कि हमने अभी देखा था कि कौन सा ऐसा टैग होता है अगर जो भी मैं उसके अंदर लिख रहा हूँ वही सिर्फ डिस्प्ले होता है, अगर वही टैग नहीं है तो पेज में कुछ दिखेगा ही नहीं। बॉडी टैग। ठीक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिक एचटीएमएल टैग्स पार्ट। ठीक है, पहला आ रहा है एच। जैसा कि हमने देखा बॉडी टैग होता है, कुछ हेड टैग होता है, कुछ डॉग टाइप होता है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे और टैग्स भी होते हैं जिनका अपना अपना कुछ काम होता है। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था कि आप अपने पास ऐसे सोच लो कि आप एक वेब पेज बना रहे हो। अब उस वेब पेज में हमारे पास हेडिंग हो सकती है, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लिंक्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है। अगर मेरे को ये सारे फीचर्स या ये सारी चीज़ें अपने वेब पेज में चाहिए तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स आते हैं HTML के अंदर। जैसे कि एक आता है एच टैग। एच टैग का काम होता है हेडिंग देना। कोई भी मैं हेडिंग देना चाहता हूँ अपने वेब पेज को तो वो हमेशा हम एच टैग के अंदर रखते हैं। एच टैग अब बहुत टाइप्स की हो सकती है। एच टैग बेसिकली वेरीज करती है H1 से लेकर के S6 तक। इसका मतलब H1, H2, H3, H4, H5 एंड S6। जिसमें जो H1 टैग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग का मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो सबसे टॉप पर दिखेगी और सबसे बड़े बोल्ड साइज टेक्स्ट साइज सेंटर के साथ आती है। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे दैट इज H2, S3, H4, H5, S6, द साइज ऑफ द हेडिंग विल स्टार्ट डिक्रीज। देन वी हैव द पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ जैसा कि हम एक नॉर्मल पैराग्राफ बोलते हैं, कोई भी वेब पेज या कोई भी एक नॉर्मल पेज या कोई भी एक ऐसे लिखते हैं तो उसमें जो हम एक पैराग्राफ बोलते हैं या फिर एक ब्लॉक जिसमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बिलोंग कर रही होती है, ऐसा कुछ मुझे चाहिए तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड पी टैग होता है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास होता है लिंक टैग। अच्छा, अब लिंक टैग जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब अगर मैं कोई भी वेब पेज खोलता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक यूआरएल चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई सी वेब पेज के अंदर ही यूआरएल हो, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक वेब पेज खुला हुआ है उस पर कोई ऐसा बटन हो या उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट हो जिस पे मैं ले जाऊँ और क्लिक करूँ तो वो मुझे एक दूसरे पेज पे या किसी और चीज़ पर जंप करा दे। तो ऐसा कुछ अगर आप फीचर चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास इसमें ए टैग होता है जिसे हम एंकर टैग भी कहते हैं। फिर हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ इमेज लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए IMG करके एक टैग होता है। वीडियो लगाना चाहता हूँ तो वीडियो के लिए एक टैग होता है। मैं कोई लिस्ट के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसके लिए अलग टैग्स होते हैं, लिस्ट टैग होता है। अब लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में आ रही है 1 2 3 4। अभी हम इन सब का प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तक की हमने जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी है उस हिसाब से अब हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपना एक फ़र्स्ट HTML पेज बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक अभी तक पढ़ा है उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके और रन करके देखें। सो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले सेटअप डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें कंटेंट्स डालने पड़ेंगे। कंटेंट क्या क्या हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती है, पैराग्राफ्स हो सकते हैं और जितने भी आपके अदर एलिमेंट्स मैंने बताया, सपोज इमेज है, लिस्ट है, बाकी जितनी चीज़ें चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम उसमें लिंक्स भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ हम उसको सेव और व्यू करके भी देखेंगे कि हम वेब पेजेस में कैसे सेव कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। लास्ट में हम करेंगे सेव एंड व्यू। हम देखेंगे कि HTML फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करना चाहिए। अगर मैं उसमें CSS लगा रहा हूँ तो CSS को किस फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करना चाहिए, JS को लगा रहा हूँ तो JS को किस एक्सटेंशन से सेव करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक वेब पेज बना करके डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि कैसे वेब पेज हमारा बनेगा और कैसे सेव होगा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब एक नया वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर
जिसको मैं नाम दे रहा हूँ HTML कोड्स। और इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं सीधा जा रहा हूँ CMD में। CMD से कमांड कर रहा हूँ कोड डॉट। कोड डॉट एक ऐसी कमांड है जो डायरेक्ट हमारे VS कोड को ओपन करके दे देती है। और अगर आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा तो मैंने उस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर क्लिक करने के बाद CMD क्लिक किया था, CMD को टाइप किया था। तो इससे क्या होता है, ये जो फ़ोल्डर होगा ये डायरेक्टली मेरे VS कोड में ओपन होकर के मुझे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है और इस VS कोड में मैं डायरेक्टली उसी फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया था, दैट इज़ HTML कोड्स। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा वी एस कोड ओपन हो चुका है। वी एस कोड में ये मेरा HTML कोड्स नाम का जो फ़ोल्डर क्रिएट हुआ था, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टली आ चुका हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन और होता है। आप अपना वी एस कोड ओपन करोगे, यहाँ से फाइल सेक्शन में जा करके आपको जाना होता है ओपन फ़ोल्डर। और जैसे ही आप ओपन फ़ोल्डर पे जाओगे, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना फ़ोल्डर और आप उसी फ़ोल्डर को इसी पेज के थ्रू ऐसा ही आपको दिखने लग जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम VS कोड पर काम कर तो रहे हैं, बट VS कोड व्हाट इट इज़, VS कोड है क्या? सो VS कोड एक कोडिंग एडिटर है। VS कोड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही नहीं बल्कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C, C++, पाइथन, C शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस को भी आप लर्न कर सकते हो। द सिंपलेस्ट वे इज़ you need to just install the VS Code on your system, and in that you need to install as per the plugins it is required, or you can say the extensions that are required to work on. So जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इतने सारे extensions डाउनलोड करे हुए हैं। जो एप्लीकेशन आप चाहिए, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसके रिस्पेक्टिवली आपको अपने extensions VS Code में डाउनलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी फर्स्ट HTML फाइल बनाते हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हेलो। अब देखो, हेलो मैंने अपनी फ़ाइल को नाम दिया है। HTML की फ़ाइल है तो HTML की फ़ाइल हमेशा डॉट HTML एक्सटेंशन से सेव होती है। आप देख रहे होंगे मैंने जैसे ही डॉट HTML लिखा, एक सिंबल बन करके यहाँ पर पे आया है। ये बता रहा है कि यह एक HTML फाइल को रीड कर पा रहा है। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे, द एडिटर विल शो यू दिस काइंड ऑफ नेविगेशन, और यहाँ पर पे कोड पे आप ला करके अपना पूरा HTML का कोड टाइप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपना HTML कोड बहुत ईजिली लिख सकते हो। आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क। शिफ्ट प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क प्रेस करते ही आप देखोगे ये मेरे को दो ऑप्शंस दे रहा है। अगर मैं इसमें फर्स्ट वाला जो एक्सप्लेनेशन मार्क है उस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे इसने मुझे कुछ कोड इनबिल्ट दे दिया। सो जो हमने अभी पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा सबसे पहला टैग जो मैंने आपको बताया था वो बताया था डॉक टाइप टैग। फिर उसके बाद मैंने आपको रूट टैग बताया था HTML। फिर उसके बाद मैंने आपको एक हेड टैग बताया था जिसके अंदर हम कुछ मेटा डेटा स्टोर कर रहे थे। और फाइनली द लास्ट टैग दैट आई हैव टोल्ड यू वाज ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग मीन्स जिसमें हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे वो सारा कंटेंट यहाँ रखना पड़ता है। तो ये शॉर्टकट होता है क्योंकि जैसा हमने भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आप वेब पेज बना रहे हो तो बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम रहता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम रहने वाला है तो VS कोड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो जितनी भी चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं, सेम रहती हैं, वो मेरे जस्ट एक क्लिक पर भी आ जाए। इससे माई टाइम इज सेव्ड। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो पहला लाइन या पहला टैग जो हमने डिस्कस करा था वो है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML सिंपल बता रहा है कि जो भी लेटेस्ट HTML का वर्जन होगा, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5। जो भी HTML का लेटेस्ट वर्जन होगा उसके जितने भी इनबिल्ट फीचर्स होंगे वो हमारी वेब पेज पे भी एप्लीकेबल होंगे, रीड कर पाएगा और उस पर वर्क हम कर सकते हैं। सेकेंड आप देख रहे होंगे HTML टैग जो है हमारा रूट टैग होता है। रूट टैग मतलब द बेस टैग, जितना भी बाकी का होगा सारा का सारा हमारा HTML टैग के अंदर ही आएगा। ठीक है, HTML टैग के आगे आप कुछ देख रहे होंगे लैंग इक्वल टू EN करके लिखा हुआ है। लैंग यहाँ पे डिनोट कर रहा है लैंग्वेज और EN बता रहा है इंग्लिश। ये मैंडेटरी नहीं होता है, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। देन वी हैव द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन का वही काम होता है कि वो हम आपको जो भी हमारा मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, जो हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है या जो भी मैं इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहता हूँ वो हमारा हेड टैग के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक मेटा टैग यूज़ किया गया है और मेटा टैग के अंदर करेक्टर सेट UTF
8 करके कुछ डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास डिफरेंट करेक्टर कोडिंग्स होती हैं, जैसे आपने ASCII का नाम सुना होगा। ऐसे ही हमारे पास UTF-8 भी होता है। अगर मैंने अपने HTML टैग के अंदर मेटा करेक्टर से UTF-8 अप्लाई किया है, तो जितने भी करेक्टर कोड्स इस कोड के अंदर आते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, कोई इमोजीज है, कोई डॉलर सिंबल है या कॉपीराइट का सिंबल है, अगर वो इस करेक्टर कोड के अंदर आते होंगे तो मेरा वेब पेज में वो सब मुझे शो होंगे। देन वी हैव मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट यहाँ पे बताता है कि हमारे स्क्रीन का जो भी रेजोल्यूशन होगा उस हिसाब से हमारा HTML पेज व्यू होना चाहिए। कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, जो विथ होगी वो जो भी डिवाइस की विथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करे अपनी कंटेंट की विथ को। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। ये सारा जितना भी हमारे स्क्रीन के रेजोल्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जो भी हमारा वेब पेज है उसका व्यू पोर्ट मतलब जो स्क्रीन व्यू हमें दिखने वाला है, जो उसकी विथ होने वाली है, जो कंटेंट की विथ होने वाली है, वो कैसे दिखे। फिर हमारे पास होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी मैं अपने टैब, जो हमारा मेन टैब है, जब ब्राउज़र पे वेबसाइट खुलेगी वहाँ क्या दिखना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा एक व्हाट्सएप ओपन है या कोई भी मैं एक आपको नया टैब खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक लीड कोड खोला, तो लीड कोड खोलते ही आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ प्रोफाइल और लीड कोड लिखा हुआ है। ये सारा कोड अगर यहाँ पे जो भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हो, ये वाला आपका टाइटल टैग के अंदर शो होता है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट। यहाँ तक हो गया हमारा हेड टैग बंद। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग का काम क्या होता है? बॉडी टैग का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी कंटेंट आपको वेब पेज में दिखाना है, जो भी चीज़ें आपको वेब पेज में दिखानी है, वो सारी बॉडी कंटेंट या बॉडी टैग के अंदर ही डिस्प्ले होगा। जो चीज़ आप बॉडी टैग के अंदर रखोगे सिर्फ वही वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, उसके अलावा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बेसिक टैग्स तो समझ लिए कि एचटीएमएल टैग व्हाट इट इज़, हेड टैग व्हाट इट इज़, बॉडी टैग है क्या, इसमें कैसे काम होता है, किसका क्या काम होता है। बट अब इसका थोड़ा कोड का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एचटीएमएल टैग सबसे पहले ओपन अप हुआ था और एचटीएमएल टैग सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है। अगर आपको किसी भी टैग को क्लोज करना है तो उसके आगे स्लैश लगाना पड़ता है। तो आपने स्टार्ट करा है एचटीएमएल टैग से और हम उसको क्लोज कर रहे हैं स्लैश लगा के एचटीएमएल टैग। बाकी जितने भी टैग्स हैं वो सारे चाइल्ड है हमारे पेरेंट टैग HTML के। फिर आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर जितना भी मेटा डेटा था वो मैंने स्टोर करा। टाइटल टैग बंद किया। ठीक है, मेटा टैग हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अगर आपने सीरियसली इसको देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मेटा टैग ओपन हुआ था बट क्लोज नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ मेटा टैग वाज आल्सो ओपन बट वाज नॉट क्लोज। बट अगर हम यहाँ टाइटल टैग को देखें, टाइटल टैग ओपन हुआ था फिर टाइटल टैग को क्लोज भी किया है। सिमिलरली हेड टैग भी ओपन हुआ था, हेड टैग को भी क्लोज किया है। बॉडी को ओपन करके बॉडी को भी क्लोज किया है। ठीक है, सो टैग्स भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल क्या होता है, इनलाइन क्या होता है अगेन, या फिर मैं सिंपल ऐसे बात कर रहा हूँ, किसी का ओपनिंग होता है, किसी टैग का क्लोजिंग नहीं होता है। तो इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स के अंदर बेसिकली आते हैं। अब मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ हाउ वी विल रन दिस वेब एप्लीकेशन। एक ये सिंपल सा वेबसाइट बन करके तैयार हो चुकी है बट इसके अंदर अभी कुछ है नहीं जो मैं डिस्प्ले कर सकूँ, क्योंकि आप देख रहे हो बॉडी टैग एम्प्टी है। बट मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा टाइटल वहाँ पर पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी एक वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ बेसिक कुछ लाइन है जिससे कि हम हमारा एक वेब पेज, वर्किंग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए आपको इस टैब पर जाना है, रन पर। रन पर जैसे क्लिक करोगे सेकंड ऑप्शन आ रहा है रन विदाउट डीबग। रन विदाउट डिबगिंग में जैसे क्लिक करोगे, देखो इसने मेरे को ऑप्शन दिए कि वेब ऐप क्रोम पे आप चलाना चाहते हो, एच पे चलाना चाहते हो। हमने जैसे अभी अर्लियर डिस्कस करा था कि हमारे पास HTML CSS में कुछ भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसा कंसेप्ट नहीं है कि एक ट्रांसलेटर है जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है। बट यहाँ पर भी पिक्चर में क्या आता है, हमारे पास ब्राउज़र आता है। ब्राउज़र रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेब पेज को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्रोम को। तो क्रोम को सिलेक्ट करते ही एक वेब पेज खुल के आएगा मेरे पास क्रोम के अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि वेब पेज खुल करके आया है। तो ये सिर्फ वो जो फ्यू लाइन्स दैट यू हैव रिटन द HTML कोड डिस्प्लेस दिस वेब पेज। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने वहाँ पर पे वेब डेवलपमेंट किया था हमारा HTML टैग। HTML टैग के अंदर मैंने एक टाइटल टैग दिया था जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट मेरे पास आ रहा है। मैं स्क्रीन स्प्लिट कर लेता हूँ तो हम अच्छे से देख पाएंगे।
ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। ब्लैंक पेज इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हमने अभी कुछ भी मेंशन नहीं करा है। अगर मैं बॉडी टैग के अंदर कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम एक हेडिंग लगाते हैं। अगर आपको हेडिंग लगानी है तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 6 हेडिंग्स होती है, H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड S6। तो हम सबसे पहले H1 हेडिंग लगाते हैं। देखो, जैसे ही मैं H1 लिखता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे को ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्रिएट करके दे देता है। ये सबसे बेस्ट प्रॉफिट या सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है किसी भी एडिटर को यूज़ करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे एडिटर यूज़ कर रहे हैं वीएस कोड, जो कि बना ही कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये हमारा जो काम होता है वो आसान कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे को पता है अगर H1 टैग मैं लगा रहा हूँ तो उसका ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। तो इसलिए मेरे को पहले से ही H1 क्लिक करते ही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग बना करके दे दिए। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो HTML और मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद इस वेब पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पे हेलो HTML पेज लिख के आ रहा है। तो यही है बस बेसिक आइडिया कि कोई भी आप अगर वेब पेज बना रहे हो तो यहीं से आपको सारा कोड करना होता है और आपका HTML पेज ऐसे करके पूरा डिज़ाइन हो सकता है। अभी हमने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हेलो HTML। अब इसमें मैं कुछ इमेज लगाना चाहता हूँ, लिंक्स लगाना चाहता हूँ, टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं, कुछ बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम सारी चीज़ कर सकते हैं। बट हमारा जो बैकबोन रहेगा किसी भी वेब पेज का या वेब डेवलपमेंट का, हमेशा HTML पेज ही रहता है। ठीक है। अब हमने लिखा H1, अब मैं लिख रहा हूँ आपको H2। हेडिंग्स हमारी H1 से लेकर के S6 तक होती है। अगर मैं H2 में बता रहा हूँ तो H2 में मैं अगेन लिखता हूँ हेलो HTML। देखो, जैसे ही मैंने H2 टैग लिखा तो H1 और H2 के अंदर कुछ फॉन्ट साइज़ का डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारे पास S6 तक होता है। हम सबका अप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना-कितना फॉन्ट का डिफरेंस आता है। H3, H3, H4, H4, फिर यहाँ पे होगा हमारा H5, H5, S6, S6 और हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो, सबसे छोटा जो हमारा होता है वो S6 होता है। उसके बाद H5, H4, H3, H2 एंड H1। H1 हमारा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ में हेडिंग 1 किया जाता है। जो भी आपका होम पेज होता है या होम पेज मतलब जो स्टार्टिंग पेज होता है किसी भी वेब ऐप का, उसमें H1 टैग को यूज़ किया जाता है जो आपकी वेब पेज है मेन हेडिंग देने के लिए। अगर आप कुछ सब हेडिंग दे रहे हो तो आप H2 का यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर सब हेडिंग दे रहे हो तो H3, H4, H6 तक आप ऐसे ही अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। अब हमने बेसिक देखा कि हम कैसे इसमें H1 से S6 तक कर सकते हैं। बट आप देख रहे होंगे कि अभी इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। सिंपल ब्लैक कलर आया है, पीछे बैकग्राउंड वाइट है, उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। बट मैं इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ, मैं इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो डू दैट वेरी ईज़िली। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद डिफरेंट टैग्स। हमने H1 देखा, अब H1 के बाद मैं कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट पी क्लिक किया और एंटर कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास एक ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। अगर आपको ध्यान होगा तो पी टैग होता है पैराग्राफ्स के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी कंटेंट टाइप कर सकते हो, तो मैं चाहूँ तो इसमें लॉरम, एक बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ कंटेंट चाहता हूँ तो मैं लॉरम लिखते ही एंटर करूँगा तो मुझे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट उसके अंदर भर के दे देगा। कुछ भी रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव नहीं करा है। सेव करते ही 1 मिनट। अब हमारा हेलो डॉट एचटीएमएल सेव हो चुका है। अब मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही देखो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट आ गया है। अब आप देख सकते हो कि इस हमारी जो हेडिंग थी और इस पैराग्राफ में कितना डिफरेंस है। थोड़ा फ़ॉन्ट का डिफरेंस है, थोड़ा बोल्डनेस का डिफरेंस है, थोड़ा कंटेंट के स्टाइलिंग का डिफरेंस है। तो दिस इज़ हमारा पैराग्राफ होता है। अगर मैं चाहूँ तो इन सबको एक डिवीजन टैग के अंदर डाल सकता हूँ। डिवीजन मतलब मैंने एक सेपरेट डिवाइड कर दिया अपने वेब पेज से सारे के सारे कंटेंट को एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रख दिया। डिवीजन टैग का कुछ काम नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास सेक्शन भी होता है। सेक्शन मतलब मैं उसको बेसिकली एक टैग के अंदर रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सबको एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, एक सेम डिवीजन के अंदर रख दिया, सेम पार्ट बना दिया एक कोड का। ठीक है। अब हमने इतना देखा, अब हम ये करते हैं इमेज लगा करके देखते हैं।
तो इमेज लगाने के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ लिखना है IMG। IMG लिखते ही आपको ये कुछ सजेशंस देगा। सजेशन करते ही आपको पहला वाला क्लिक करोगे तो कुछ उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये जो अंदर की चीज़ें पूछता है हमसे, हम इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और आप एक चीज़ और ध्यान करना, IMG जो टैग है उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसका सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है। तो IMG लिखते ही हमारे पास कुछ SRC आया और ALT आया। अब देखते हैं SRC और ALT होता क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ SRC का, SRC यहाँ पे स्टैंड करता है सोर्स के लिए। सोर्स मतलब कौन सी इमेज आप लगाना चाहते हो, वो इमेज कौन से पाथ पर पड़ी है, तो वो हमारा बताता है SRC। और ALT यहाँ पे स्टैंड करता है अल्टरनेटिव के लिए। अल्टरनेटिव मतलब अगर मेरे को, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशन बनाई और उसमें कोई इमेज मैंने ऐसे डिस्प्ले करी हुई थी, बट इन केस वो इमेज लोड नहीं हो पाई या इंटरनेट स्लो था तो वो इमेज लोड नहीं हुई, या इमेज जब मेरा वेब ऐप या मेरा ब्राउज़र अपने कोड को रीड कर रहा था लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम, तो उसको वो इमेज नहीं मिली। तो उस केस में ये कुछ अल्टरनेटिव कंटेक्स्ट, जैसे आपने कई बार देखा होगा लोडिंग लिखा हुआ आ जाता है या कई सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाती है, तो वो चीज़ें हमें लिखी हुई दिखेंगी यहाँ पे। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे को यहाँ पे दिखा देना लोडिंग लिखा हुआ दिखा देना कि अगर वो इमेज आपको या मेरे ब्राउज़र को नहीं मिली है। अच्छा, अब इमेज का सोर्स, सोर्स मतलब जो URL है वो डाल देते हैं। मेरे पास अभी इसमें कोई इमेज नहीं है, एक काम करते हैं हम गूगल से एक इमेज पिकअप कर लेते हैं। एक कोई नेचर की इमेज उठाते हैं और उसको अपने वेब पेज में लगा के देखते हैं। सपोज एक ये इमेज है, मैंने इसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने अपना पेज रिफ्रेश करा तो वो जो इमेज मैंने पिकअप करी थी वो मेरी लोड हो चुकी है। बट अभी आप देख रहे हो कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। H1 टैग लगाना देखा, पैराग्राफ्स बनाने देखे, डिवीजन टैग्स लगाना देखा और एक इमेज को भी लगाना देखा। बट अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो आप देख पा रहे हो कि सारी चीज़ें अब इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, हेलो HTML लिखा हुआ आ रहा है, पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, इमेज भी आ रही है, बट मैं इसको स्टाइल कैसे करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इमेज यहाँ ना करके इधर आनी चाहिए थी। ये जो मेरा हेलो HTML जो हेडिंग है मेरी सेंटर पे आना चाहिए था, अलाइनमेंट होनी चाहिए थी। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर कुछ होना चाहिए था, या इसका कुछ इमेज आनी चाहिए थी, या इमेज मेरी अप से बॉटम कुछ स्लाइड करते हुए आनी चाहिए थी, लेफ्ट से राइट आनी चाहिए थी, राइट से लेफ्ट आनी चाहिए थी, या कुछ एनिमेशन इसके अंदर होना था। अगर आप ऐसा सब कुछ करना चाहते हो तो ये इसमें हमारा पार्ट आता है CSS का। CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेब पेज को अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अगर उसमें वो नहीं होता है तो आपको वेबसाइट बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट ऐसे ही फिल आउट करेगी। ठीक है, अब हमने इसमें इमेज लगाना भी देख लिया, या अब एक टैग हम इसमें और देखते हैं जिसको हम कहते हैं, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक एंकर टैग लगा करके। एंकर टैग जो कि जिसको हम कहते हैं लिंक टैग। ए टैग से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट या कोई भी एक ऐसी इमेज जिसमें कोई भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो मुझे दूसरे वेब पेज पे ले जाए या किसी दूसरे इमेज पे ले जाए। तो ये सारा अगर आप कुछ करना चाहते हो, या जिसको हम सिंपल बोलते हैं हाइपर लिंक्स, अगर मैं एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म से बोलूँ तो हाइपर लिंक्स में कुछ भी बनाना चाहता हूँ तो हम एंकर टैग के थ्रू बना सकते हैं। एंकर टैग के लिए अगेन आपको सिर्फ एक क्लिक करोगे तो ये आपको सजेशन दे देता है। एक क्लिक करते ही हमारे पास अंदर का एट्रीब्यूट आता है एच रेफरेंस। एच रेफरेंस होता है हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब यहाँ पर भी हम क्या डिफाइन करेंगे, URL डिफाइन करेंगे कि अगर इस टेक्स्ट पर या ए टैग के अंदर कोई भी क्लिक करता है तो वो उस यूज़र को कौन से पेज पर ले जाए, या उस यूज़र को किस इमेज पर या किस प्रॉपर्टी पर लेके चले जाए। मैंने अभी एक सैंपल देखा था जिसमें हमने कुछ नेचर इमेज करके ओपन किया था। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज ये कोई वेबसाइट है। अच्छा, देखो रियल टाइम पे अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर अपने माउस को पॉइंटर को ले जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो एक लाइन करके क्या आ जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक ए टैग के थ्रू ही बनाया हुआ है। ए टैग मतलब एक हाइपर लिंक ही है कि इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो मेरे को किसी वेब पेज पे ले जा रहा है। मैं भी कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ कि कोई भी मेरे वेब पेज पर क्लिक करे तो यही पेज ओपन होकर के आ जाता है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो ए टैग मैं बना रहा हूँ उस पे कोई भी क्लिक करे तो ऐसे ही, जैसे अभी हम इस लिंक से यहाँ पर इस वाले पेज पर आए हैं, वैसे ही हम अपने वाले लिंक से अपनी वेबसाइट से आ सके। तो मैंने URL कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एच रेफरेंस के अंदर डाल दिया। अब देखिए
ए टैग का ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, और इसके बीच में आप जो भी कंटेंट लिखोगे उस पर क्लिक करने पर आपको ये इस यूआरएल पर लेके चल जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ क्लिक ऑन मी। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर, इस पूरे पर, कहीं पर भी क्लिक पे, ऑन पर, मी पे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये दिखेगा कैसे हमको। तो ये हमको इस यूआरएल पर लेके चले जाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम वापस जाते हैं अपने वेबसाइट पर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्लिक ऑन मी करके कुछ आया है, और इस पे देख रहे हो लिंक आया है। जैसे ही मैं इस पे माउस ले जा रहा हूँ कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट बता रहा है कि इस पे कौन सा यूआरएल लिंक्ड है। अब इस पे क्लिक करके देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा मैं उसी पेज पर आ गया जो कि माउंटेन लैंडस्केप वाला था, और अपनी वेब पेज है। अगर मैं इससे बैक जाऊँगा तो अपने ओरिजिनल वेब पेज पर चले जाऊँगा। तो ऐसा कुछ फंक्शनलिटी चाहते हो तो हमारे पास क्या आता है, ए टैग आता है। ए टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए टैग के बिना हम नेविगेशन, या मैं बोलूँ आपने जनरली देखा होगा, अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो हमने ओपन करी हुई है, यही देखते हैं। सपोज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ नेविगेशंस बनाए हुए हैं, कुछ मेन्यू बनाया हुआ है कि उस पर कोई भी क्लिक कर रहा है तो ऐसे आ जा रहा है। उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो लिंक्स बन के आ रहे हैं, कुछ क्लिकेबल आ जा रहा है। तो ऐसा कुछ चाहते हो, ये सारा एंकर टैग के थ्रू ही आता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हो तो उस वेबसाइट का पूरा एचटीएमएल का कोड हमें दिख जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ एचटीएमएल का पूरा कोड लिख करके मेरे सामने आ गया है। जो हमारा रूट होता है, देखो सबसे पहली लाइन अगेन डॉक टाइप, जिसने वेबसाइट बनाई होगी उसका ये कोड है। देखो एचटीएमएल उसने लिखा हुआ है, फिर हेड आ रहा है उसका, फिर बॉडी आ रहा है। बॉडी देखो जैसे मैं इस पे ले जा रहा हूँ पूरा बता रहा है कि ये आपकी बॉडी है, ये आपका डिवीजन टैग है, ये वाला भी एक डिवीजन टैग है, ये आपकी स्क्रिप्ट लगाई हुई है, लिंक्स करे हुए हैं, सारे फीचर्स आपको इसमें प्रोवाइड करेगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमें देखना था लिंक्स, ठीक है। तो ये देख रहे हो ये लिंक्स हैं सारे के सारे, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक ए टैग दिखाता हूँ। अगर ये मुझे शो करने का ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैंने ए टैग लगाए हुए होंगे इसमें सारे। देखो जावास्क्रिप्ट लिंक करी हुई है, आईडीज दी हुई है, उनको आईडीज असाइन की हुई है, ठीक है। इसमें नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, ढूंढना पड़ेगा, बट ये जितने भी फीचर्स हैं सारे के सारे हमारे ए टैग से ही लिंक्ड हैं। तो हमने एच टैग देखा, पैराग्राफ देखा, डिवीजन देखा, आईएमजी टैग देखा और ए टैग भी देख लिया। अब हम इसमें एक टैग और देख लेते हैं, फिर हम एक अच्छा वेब पेज जो डिज़ाइन होता है सीएसएस के थ्रू वो देखेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग जो हमारे पास होता है वो होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम कोई भी यूज़र से इनपुट या कुछ भी फिलअप करा सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जो हमने वेबसाइट खोली थी, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये हमसे कुछ लॉगिन मांग रहा होगा। देखिए यहाँ पे साइन इन करने का कुछ ऑप्शन है। जैसे मैंने क्लिक करा एक फॉर्म खुल करके आ रहा है मेरे पास, जिसमें मेरे से कुछ टाइप करने के लिए मांग रहा है, कुछ पासवर्ड मांग रहा है, कुछ साइन इन का बटन टाइप का आ रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ। या मैं और कोई आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, कोई फीडबैक देते हैं कोर्स का तो कोर्स का फीडबैक फॉर्म आता है। या फिर कोई भी आप नई चीज़ खरीदते हो या कुछ भी नई जगह नए पोर्टल पे रजिस्टर करते हो तो एक फॉर्म ऐसे जल्दी खुल के आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप साइन इन करो, आपका कोई यूज़र नेम है, पासवर्ड है। तो ऐसा कुछ फीचर अगर आपको चाहिए तो वो हमें सारा किस में मिलता है, फॉर्म टैग के अंदर मिलता है। फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास बहुत सारे इनपुट के टाइप्स हो सकते हैं। इनपुट का देखो, इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग के अंदर हमारे पास सबसे पहला टाइप आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट आता है नॉर्मल टेक्स्ट या बॉक्स, जिस पर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो मेरे पास बैकएंड पर डेटा सारा चले जाए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ किसी यूज़र से मुझे उसका नेम एंटर करवाना है तो वहाँ पर पे इनपुट का टाइप जनरली रहता है टेक्स्ट। ऐसे में कह रहा हूँ इनपुट टाइप हमारे पास होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपने देखा होगा मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं जिसमें मैं चेक करूँ तो मेरी चीज़ें सेलेक्ट हो रही होती हैं, वो भी एक तरीके का इनपुट होता है जो हम यूज़र से लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास इनपुट होता है टाइप इक्वल टू रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम्स है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं किसी का जेंडर पूछना चाहता हूँ फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे दो बटन्स टाइप के मिल के आते हैं, जिसको एक को सिलेक्ट करने पर दूसरा सिलेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उनको रेडियो बटन्स कहते हैं। जैसे जेंडर मेल या फीमेल दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम।
तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, और ये सारा डेटा हमारा कैसे फिल्टर होगा, कैसे कहाँ जाना चाहिए जब कोई भी उस पर क्लिक करेगा। अच्छा, क्लिक करने के लिए भी हमारे पास एक बटन होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू। अच्छा, एक तो हमारे पास होते हैं बटन्स। अब बटन्स के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ सबमिट बटन। सबमिट बटन जैसा है कि नाम भी बता रहा है, सबमिट बटन का काम होता है कि जब फॉर्म पूरा का पूरा बन गया है उसको मुझे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वो डिटेल्स कहाँ जानी चाहिए वो सारा हम इस बटन्स के थ्रू बताते हैं। अगर आप कुछ ऐसा सबमिट बटन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप आपको उसे सबमिट करना होता है। ऐसे हमारे पास रीसेट बटन होता है, या फिर एक कोई नॉर्मल बटन बनाना चाहते हो तो हम वो भी बना सकते हैं। अब इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा बन रहा है और कैसा दिख रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो, जो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करा था उससे कुछ ऐसा टाइप का बन के आया है। ये मेरा एक चेकबॉक्स बन के आया है, और ये मेरा एक रेडियो बटन बन के आया है, और सबमिट बटन। अभी हमने कुछ फंक्शनैलिटी नहीं लगाई है तो वो रिफ्रेश कर दे रहा है पेज को। बट हम इसको सबमिट में कुछ लगा सकते हैं कि जब कोई सबमिट करे तो दूसरा पेज ओपन हो जाए, जैसे कि हम ये टैग से कर पा रहे थे। या ये जो डेटा है सारा का सारा बैकएंड पे या डेटा बेस, जैसे कि हमारे पास माइस्क्ल होता है, या मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो एक्सेल है। मैं कह रहा हूँ कोई किसी ने यहाँ से इन्फॉर्मेशन फिलअप करी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स में जाकर के वो डेटा स्टोर हो जाए, तो हम वो सारे काम भी इसी फॉर्म्स के थ्रू करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट टैग और बता देता हूँ, फिर वी विल वाइंड अप दिस वीडियो टुडे। देन वी हैव लिस्ट टैग। लिस्ट सिंपल होता है, जिसमें हम डेटा दिखाना चाहते हैं लिस्ट की फॉर्म में। तो लिस्ट टैग अब दो टाइप्स की होती है। दो टाइप्स, एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट जिसे हम कहते हैं ओएल टैग, ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम डिफाइन करते हैं यूएल टैग से। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें जो भी डेटा या जो भी लिस्ट के जो आइटम्स होंगे वो ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर मतलब जैसे नंबर्स या बुलेट्स के फॉर्म में आएगा, 1 2 3 4 ABCDEFG, जिस फॉर्म में आप चाहते हो, रोमन नंबर्स में चाहते हो या जिस भी स्टाइल में चाहते हो उस फॉर्म में आ जाता है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जो भी आइटम्स आएंगे उनका कुछ ऑर्डर नहीं होगा, वो आपको नंबर्स एंड बुलेट्स, सॉरी नंबर्स में नहीं मिलेंगे, ओनली बुलेट्स में मिलेंगे, डॉट 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 या स्क्वायर की शेप में या सर्कल की शेप में मिलते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ लगा के देखते हैं। ठीक है, पहले हमने डिफाइन करा कि हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं, और वो लिस्ट किस टाइप की है, ऑर्डर लिस्ट की है। अब हम इसके अंदर लिस्ट के आइटम्स डालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है लिस्ट आइटम। अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 1 लिस्ट आइटम, क्वेश्चन 2 लिस्ट आइटम, क्वेश्चन 3 लिस्ट आइटम, क्वेश्चन 4। मैंने ऐसे करके कुछ 4 क्वेश्चन बनाए जो कि ऑर्डर लिस्ट के हैं, और ऐसे ही मैं यूएल के अंदर भी इसी को सेम पेस्ट कर देता हूँ। एक ओएल टैग है और एक यूएल टैग है। ओएल टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको सेव करके देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो। तो ऐसे करके कुछ लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। पहला वाला था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल टैग, तो उसमें कुछ 1 2 3 4 करके आ रहा है, और दूसरा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो डॉट डॉट करके आ रहा है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्क। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये सारा पार्ट हमारा फिर CSS का आता है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे चाहता हूँ सर्कल के फॉर्म में आ जाए या किसी और फॉर्म में आ जाए। या फिर अगर मैं इसी की बात करूँ, अभी 1 2 3 में आ रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ ABCD की फॉर्म में आए। अब ABCD में स्मॉल ए में होना चाहिए, कैपिटल ए में होना चाहिए, या फिर आप चलो रोमन नंबर्स में आए, जिस भी फॉर्म में चाहिए। HTML के या CSS के थ्रू दोनों का कंबाइन करके हम सारी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ HTML। इसके अलावा हम थोड़ा पार्ट और देख लेते हैं हमारे HTML में कितना बचा है। इसके बाद हम CSS, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपना CSS कवर अप करेंगे। ठीक है, हमने देखो लिस्ट कवर अप कर लिए है, पैराग्राफ्स कवर अप कर लिए हैं, हेडिंग्स कवर अप कर लिया है। इसके अलावा लिंक्स कैसे बना सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो एक लिंक किया हुआ है, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि एक वेब पेज कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अभी तक हमने जितना करा है हम सिर्फ उसमें कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ बेसिक टैग्स देखे हैं, बस इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि एक वेब पेज बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, एचटीएमएल को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, किस एक्सटेंशन से डिलीट कर सकते हैं, या सीएसएस की फ़ाइल है तो वो कैसे लिंक करेंगे, या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो कैसे लिंक करेंगे। ये सारा जितना भी पार्ट बचता है हमारा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट जितना हमने इस वीडियो में कवर अप किया है उसमें हमने एचटीएमएल बेसिक्स, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप किया है, एक एचटीएमएल पेज बना करके दिखा है, एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम इमेजेस कवर अप कर रहे हैं, बटन्स, इनपुट बॉक्सेस, हेडिंग्स, डिवीजन टैग्स, पैराग्राफ्स, ए टैग, लिस्ट टैग, इनपुट फॉर्म्स, हमने ऑलमोस्ट
जो इंपॉर्टेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं हर वेब पेज में वो कवर अप किए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।